एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यह नारा तो भारत में गूंज रहा था, पर लगता है कि इसका इंपैक्ट, इसका असर अमेरिका तक पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिका की जनता ने एक मुश्त होकर वोट देकर डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। लेकिन यह जीत कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि ट्रंप को उनकी हार्डकोर राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट इमेज के लिए जाना जाता है। और यह भी संयोग है कि भारत से लेकर इजराइल तक, फ्रांस से लेकर इटली तक राष्ट्रवादी सरकारों का साफ साफ प्रभाव, दबाव दिख रहा है। तो क्या ट्रंप की जीत से राष्ट्रवादी सरकारों को और बड़ी ताकत मिलने वाली है? और तथ्य और तर्कों के साथ इस पर मैं सबसे बढ़िया चर्चा करूंगा। लेकिन सवाल है कि क्या व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में भी एक बड़ा इंपैक्ट, एक बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए ट्रंप भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, निर्भर है कह सकता हूं मैं। इसलिए चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या धारा 370 का खात्मा, डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। तो सवाल है, क्या दुनिया में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है? चीन की पोजीशन क्या होगी? पाकिस्तान के हालात अब क्या हो जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति कितनी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आज इसी पर होगा बड़ा मंथन। क्या राष्ट्रवाद की यह बड़ी आंधी है और यह राष्ट्रवाद का एक बड़ा ट्रंप कार्ड है, और इसी राष्ट्रवाद के ट्रंप कार्ड पर पूरी दुनिया अब निर्भर है, और राष्ट्रवादी ताकतों को इससे बल मिलेगा। क्या हिंदुस्तान और क्या अमेरिका राष्ट्रवाद की जो बेला है उसी का खेला है? अब की बार ट्रंप सरकार। वाराणसी में ट्रंप की जीत का जश्न, अयोध्या में ट्रंप की जीत के लिए हवन, इजराइल के न्यूज चैनल स्टूडियो में सेलिब्रेशन। God bless America, ve'am Israel chai। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। ट्रंप खुलकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुओं के हक की आवाज उठाते हैं, और आतंकवाद पर उनकी सोच का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। The United States and India are also firmly united in our ironclad resolve to defend our citizens from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप की शानदार जीत पर उन्हें बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए काम करें। जीत के बाद अपना पहला भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा, We had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. लेकिन ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का डंका बज रहा है? क्योंकि भारत, फ्रांस, इटली से लेकर अमेरिका तक सत्ता राइट विंग पार्टियों के हाथ में है। शायद तभी ट्रंप के जीतते ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट में लिखा, राष्ट्रवादियों की हमेशा जीत होगी। We've seen that how the entire ecosystem peddles this fake narrative that संविधान खतरे में आएगा, democracy खतरे में आएगा. Today that entire ecosystem is undergoing a huge meltdown because after Haryana, the world too and America too has denied them an opportunity to have some jalebi. तो आज ट्रंप की जीत और भारत पर इसके इंपैक्ट के मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। चल गया राष्ट्रवाद का ट्रंप कार्ड। क्या वाकई ये राष्ट्रवाद की बेला है और उसी का खेला है? लेकिन ट्रंप की जीत से भारत पर इंपैक्ट का विश्लेषण सुनिए आज का। और इंपैक्ट नंबर 1, अब चीन का दबदबा घटाने के लिए भारत और यूएस संबंध और ऊंचाई पर पहुंचे हैं। कारण व्यापार और बाजार के मामले में इंडो पैसिफिक में सिर्फ
भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है। इंपैक्ट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर अमेरिका और मुखर होकर साथ देखा। 370 और सर्जिकल स्ट्राइक पर ट्रंप ने भारत का खुला समर्थन किया था जब अपनों ने सवाल उठाए थे। यानी यहां पर इस देश में विपक्ष में कांग्रेस ने, लेफ्ट ने, सपा ने, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए थे तो ट्रंप ने साथ दिया था। इंपैक्ट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ग्लोबल स्तर पर चीन के खिलाफ चालबाजी जो है, चीन की चालबाजी फेल होगी ग्लोबल स्तर पर। बाइडेन की विदेश नीति की वजह से रशिया और चाइना दोनों करीब आ गए थे। पाकिस्तान की नकेल कसी जाएगी। इंपैक्ट नंबर 4, कारण इसका है कि पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में एक बड़ी कटौती की थी। इंपैक्ट नंबर 5 जो कि महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में राष्ट्रवादी सरकारों का दबदबा बहुत बढ़ेगा और भारत, इजराइल, फ्रांस और इटली के बाद यूएस में भी सत्ता में घोर राष्ट्रवादी ट्रंप के साथ इस समय खड़े हैं। यह बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और अब बड़ा सवाल, आज का बड़ा सवाल क्या है, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल आज का है, क्या अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया में राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो और मजबूत हो जाएगी? इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं आज की इस चर्चा में। शहजाद पूनावाला बीजेपी स्पोक्सपर्सन जॉइंस मी, तस्लीम रहमानी जॉइंस मी मेरे साथ, तस्लीम रहमानी है अध्यक्ष एमपीसीआई के, सोहेल सेठ है मेरे साथ, उनका स्वागत है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ जी, मैं विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ। हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये मैं देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अमित जी आपके लिए भी लाया। बिल्कुल, जलेबी तो अच्छी चीज है। सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे, लेकिन आपका जोश आए है कि कम है? देखिए, मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या? शहजाद पूनावाला जी, आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं, बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई, एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे, यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा, ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, यह मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वर्ल्ड ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा, आपको लग रहा है? क्यों? जी, देखिए, पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, एंटी मुस्लिम रेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग, जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं। ये काला अध्याय शुरू हो गया है और ये अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी और हमारे देश के नागरिक, तो ये भारत के भी खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये ट्रंप का जो एंटी चाइना एजेंडा है, इससे भारत प्रभावित होगा। ये कह रहे हैं साहब हम यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे जाकर के, ट्रंप साहब कह रहे हैं। कैसे रोकोगे आप? क्या आप यूक्रेन से पीस की ट्रीटी साइन करवा पाओगे? क्या करोगे आप? तो ये जो शुरुआत जो करी है, अच्छा ईरान छोड़ेगा इनको? ये कह रहे हैं साहब हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका का? क्या आप भी ऐसे ईरान छोड़ेगा? पर ट्रंप वहां पे बन गया तो ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ेगा? मतलब ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका नहीं है, लेकिन एक कॉन्फ्रंटेशन मतलब ये आपका हेट्रेड टुवर्ड्स ट्रम्प हो सकता है, राइट विंगर हो सकता है। मैं क्लियर बोलता हूं, आई हेट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पॉलिटिक्स। ये इस्लामोफोबिक राइट विंग पॉलिटिक्स, ये सो कॉल्ड अमेरिका फर्स्ट। ओके, आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया। लेकिन देखिए, एक होता है एक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे, आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी, आज बात क्या है? आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि अब हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पर मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज क्या है? पर सुनिए ना,
जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे कुछ नहीं होते। वो कह रहे हैं ये बड़ा सैड डे है, ब्लैक डे है। मैं बताता हूं, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है, और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, देखिए आज एक और चीज की जीत हुई है, हरियाणा से ह्यूस्टन। ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है वो ध्वस्त हुआ है। डेमोक्रेसी खतरे में है वो ध्वस्त हुआ है। बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है। वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है। और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मैं आपको बताता हूँ, यही तो दुख की मैं आपको बात बताता हूँ सिमिलरिटीज क्या है, सुनिए। यही दुख की बात एक है। तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट, अरे बहुत दुखी आदमी अमेरिका विवेक जी फर्स्ट आप। और इंडिया फर्स्ट। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला है। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे। तीसरी बात, वहां की मीडिया और यहां के एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। चौथी बात, आज जो जिस प्रकार से दोनों को हिटलर बोला जाता है जी, मोदी जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं, वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। ठीक है। इसलिए एक बार नहीं, एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे खा ये लो। इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खाया। नहीं चलिए देखो, लेकिन आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या रहा, क्यों जीते ट्रंप? देखिए एंड में पॉपुलर वोट भी मिल गया, इंडियन वोट भी मिला, जबरदस्त मिला। देखिए जब अब वो जीते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट काफी बेहतर था। क्या कारण? देखिए उन्होंने जब बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हुआ उसका मामला बहुत भाई बहुत बड़े देखिए तरीके से उन्होंने बनाया। एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक वोट जो था डेमोक्रेट्स का, जो हिंदू वोट ट्रेडिशनल पड़ता था, उस पर भी सेंध लगाई। जो जाता था हमेशा डेमोक्रेट्स को, क्योंकि डेमोक्रेट्स स्टैंड फॉर द ब्लैक राइट्स, इंडियन राइट्स, द ब्राउन पीपल्स राइट, मैक्सिकन राइट्स, वो सारा वोट कहीं ना कहीं वो खींचने में, हिट करने में। और जो 5 कंट्रोवर्शियल स्टेट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंक्लूडिंग पेंसिल्वेनिया एंड ऑल दैट, जिसमें टर्न अराउंड कभी भी कहीं भी हो सकता था, वो सारे के सारे उनके 5 स्टेट्स फेवर में गए। तो अब इसमें मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जरूर करा है और वो ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन क्या? पीपल वोटेड फॉर हिम। इट इज नॉट अ मैनिपुलेशन। हाउ कैन यू से इट इज अ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन? पर अब वो पीपल वोटेड फॉर हिम। वो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हिंदूज किया गया है वहां पे, पर वो प्रो हिंदू रहेंगे तो नहीं मतलब रहेंगे। आप कह रहे हैं ना कि हिंदूज एक ताकत है। नहीं, अब वहां पे वोट बैंक तो एक है, इंडियन वोट बैंक है, उसमें मेजॉरिटी हिंदूज हैं। यहां पर हरियाणा में जीते तो ईवीएम मैनिपुलेटेड, ह्यूस्टन में जीते तो वोटर मैनिपुलेटेड। मतलब कि कोई भी प्रक्रिया को सोहेल सेठ, लेफ्ट लॉबी जो है, लिबरल लॉबी जो है, वो बहुत गमगीन है। और इट इज मतलब विवेक श्रीवास्तव ने जो आज शुरुआती शब्द बोले वो मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि नेशनलिज्म एक बड़ा फैक्टर है और राष्ट्रवादी सरकारों को दुनिया भर में, जैसा कई अखबार कई पोर्टल्स लिख रहे हैं, एक बड़ी बढ़त मिलेगी राष्ट्रवादी सरकारों को अक्रॉस द ग्लोब? आप स्ट्रेटेजिकली ये बात समझिए। और यहां इस पैनल पे सबसे ज्यादा अमेरिका मैं जाता हूं हर 2 हफ्ते, तो मुझे कोई आइडिया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई हाँ ट्रम्प जीत रही। 4 प्रॉब्लम्स थी अमेरिका में और 4 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, नेशनल आइडेंटिटी इसलिए बहुत ज़रूरी और ज़रूरतमंद हो गई है क्योंकि लोग समझते हैं कि नौकरियां बाहर के लोगों को, इलीगल एलियंस को या इलीगल माइग्रेंट्स को जा रही थी। दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, जो इकोनॉमी का हाल जो बाइडेन और कमला हैरिस ने किया था, वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने। इसलिए आप जेमी डायमंड को सुनिए, वो तो विवेक श्रीवास्तव है नहीं, शहजाद पूनावाला है नहीं। जेमी डायमंड जेपी मॉर्गन के हेड है। आप जेफ बेजोस को सुनिए जी, आप इकोनॉमिस्ट्स को सुनिए, वो सब कहते थे कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया था ट्रंप ने, कमला हैरिस और बाइडेन ने। नंबर 3, जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे वो प्रेसिडेंट थे ही नहीं क्योंकि डीप स्टेट उनको चला रहा था। देखिए, अमेरिका वॉज बीइंग रन बाय बराक ओबामा, इट वॉज नॉट बीइंग रन बाय जो बाइडेन। जो आपको कहता है जो बाइडेन चला रहे थे, वो एकदम गलत है। नंबर 4, जो अफगानिस्तान का जो पुल आउट हुआ, जो इजराइल और गाजा की जो लड़ाई चल रही है, जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है और जिसमें इतना पैसा अमेरिका ने दिया,
उससे भी लोग बहुत ही चिंतित थे। अमीश, आप जरा न्यूयॉर्क जाके देखिए हाल क्या है, आप सैन फ्रांसिस्को जाके देखिए हाल क्या है। न्यूयॉर्क में ये हालत है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिल गई है, उन्हें $1000 पर डे एज ए फैमिली यूनिट मिल रहे हैं, होटल अकोमोडेशन मिल रही है। जो वहां लूटमार चल रही है, उन्होंने ड्रग्स को लीगलाइज किया है, मैरिजुआना को लीगलाइज किया है, फेंटेनिल को लीगलाइज किया है। देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप लोग ये समझ नहीं रहे। ये लोग सिर्फ ये लेफ्ट लिबरल वाले जो भी हैं, और मैं नहीं समझता कि विवेक लेफ्ट लिबरल है, क्योंकि अब लेफ्ट लिबरल लेफ्ट आउट हो जाएगा, वो इस कॉन्वर्सेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें मुद्दों से वाकिफ करना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट लेफ्ट और राइट। पर विवेक ने तो बोला कि ये बटेंगे और कटेंगे का यूएस वर्जन। एब्सोल्युटली। मैं विवेक की तरह इतना क्रिएटिव आदमी नहीं हूं। विवेक एडवर्टाइजिंग के दिग्गज हैं, विवेक मार्केटिंग के दिग्गज हैं। मैं ये सब नहीं बोलता बटेंगे, कटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो सब आप लोग बोलिए। मैं आपको स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसेस दे रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या थी। बट जो आप कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मुद्दे क्लियरली फोकस किए। ओके, so विवेक has a point. 20 seconds. ठीक है, विवेक wants to come to you. सोहेल भाई, there are two things. Number one, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। बिल्कुल हिंदी में। हम वेलफेयर स्कीम्स के खिलाफ क्यों हैं? आप क्यों हैं वेलफेयर स्कीम्स के खिलाफ, अगर वो इमिग्रेंट्स को भी दी जा रही हैं? और दूसरी बात समझिए आप कि आप अमेरिका को एक वाइट कंट्री नहीं कह सकते, ये एक इमिग्रेंट्स की कंट्री है। इसमें हिंदुस्तानी भी है, चीनी भी है, जापानी भी है। अरे भैया विवेक, तुम उनको व्हाइट कहो, डर दिखा के, तुम्हारी कौन सुनता है, मेरी कौन सुनता है? आप सुनिए ना सर। अमेरिका इज अमेरिका, नंबर 1। ये तुमने बहुत गलत एक फैलेसी प्रेजेंट की है। Illegal aliens creating law and order situation being funded by the state at the cost। नहीं, ये एक एग्जैजरेशन है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब मैं एक आपको बात पूछूं। हाँ। जब आप कब लास्ट अमेरिका गए थे? यहाँ टीवी चैनल्स पे बैठ के अमीश के साथ, शहजाद पूनावाला के साथ, उसके प्रिय भाई तहसीन के साथ बात करने में बहुत आसानी है। आप वहां जाके हाल तो देखिए। अब आप सुन लीजिए सर, लोगों को तो पूछिए। आपको मालूम है जब इसराइल और यूक्रेन की लड़ाई, आप सुनिए सर, वो तो पूछो पहले केरल वायनाड कब गए? अमेरिका दूर क्यों, वायनाड कब गए थे? सोहेल भाई, आपको मालूम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? भाई आप सुनिए जरा, आप लोगों को यार ये, अरे आप सुनो तो पहले ना। यू आर जस्ट आई हैव नॉट फिनिश्ड। No, you can keep on talking for hours. डिबेटिंग में मैं सबका बाप हूं, तो मेरे को आप फिलिबस्टर नहीं कर सकते सर। लेट मी फिनिश, देन यू फिनिश, देन यू स्टार्ट। ठीक है, सोहेल मेक योर पॉइंट, देन विवेक। मेरा एक ही कहना है कि जो आप यहाँ लॉजिकल केस प्रेजेंट कर रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है। अब आपको सच्चाई मैं बता देता हूं, मेरा पर्सपेक्टिव। ठीक है, सुन लीजिए। अब आप सुनिए 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं, अब सुन लीजिए ना सर। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब मैं सुनूंगा ना। अरे सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और हम उस जनरेशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं कि हमने इस देश को बेल आउट किया था जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश पे आई थी। किस देश को? अपने ही देश को, हमारे ही देश भारत को ना। अब आप सुने, पहले इकोनॉमिकली 2 इंडस्ट्रीज ने इस कंट्री को इकोनॉमिकली उसको बेल आउट किया था, द आईटी इंडस्ट्री एंड द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। दूसरी बात, अब आप सुनिए, आप सुनते जाइए अब आप इस बात को। सबसे ज्यादा हिट आईटी प्रोफेशनल्स होंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने से। लास्ट टेन्योर के अंदर H1B वीजा के रूल्स जाकर के स्टडी करिए। नंबर ऑफ वीजाज और स्टडी वीजाज जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थे और हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थे, उसमें ट्रंप कितना कठिन था। अब इसकी एक ही बात कहेंगे, अरे यार तुम तो कम्युनिस्ट हो, फिर भी तुम कह रहे हो साहब अमेरिका जाके क्यों पड़े? दिस प्रेसिडेंट इज एंटी इंडिया। ये मोदी से दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप देश के लिए हमारे बढ़िया है सर। ट्रंप आपका राष्ट्रपति है कि अमेरिका का राष्ट्रपति? जिसका भी हो सर, अगर मेरा देश ग्लोबल इकोनॉमी में जाता है, मेरे देश के वर्कर्स, आप कह रहे कि मोदी का दोस्त है लेकिन एंटी इंडिया है। बिल्कुल, उसकी पॉलिसी है, रूल्स पे बात करिए ना सर। अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री तो है नहीं। अरे बाबा, तो मेरे देश के लिए तो अच्छा नहीं है, मैं क्यों सेलिब्रेट करूंगा? उसको अमेरिका कमला हैरिस अच्छी थी, कमला हैरिस अच्छी होती। एब्सोल्युटली यस। नहीं, ये आई थिंक डेमोक्रेट्स ओवरऑल आर बेटर। नहीं, कमला हैरिस, अरे डेमोक्रेट्स तथ्यात्मक रूप में, डेमोक्रेट्स एंड कम्युनिस्ट्स आर द सेम। चलिए, ओके, पहले तो इस बात को समझना होगा। तहसीन भी वेट कर रहे हैं, तहसीन भी वेट कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं। ऐसा है कि पहले तो ये तो बटेंगे और कटेंगे का अमेरिकन वर्जन है, इस पर रिएक्शन। पहले विवेक जी के पॉइंट को बता दूं कि भारत या अमेरिका या ऐसे जो बड़े देश होते हैं,
जो हमारे रिश्ते होते हैं, विदेश नीति होती है, वो अमूमन इंटरेस्ट से गाइडेड होते हैं, पर्सनालिटी से अकेले नहीं। तो अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो हमारे साथ अलाइंड है। आपको पता है कि हमने S-400 सिस्टम रशिया से खरीदा, पर अमेरिका ने सैंक्शन नहीं डाला। सर प्लीज, मैं आ रहा हूं, प्लीज मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं भाई। आप पहले को ज्यादा बड़ी खबर, बड़ी खबर आ रही है, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप अगले साल, यानी साल 2025 में अगले साल भारत का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है। ओके, मेक योर पॉइंट। ट्रंप इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अब देखिए, हम एज पर ऑपोजिशन क्वाड में भी है, SCO में भी है, हम S-400 भी खरीद रहे हैं, हमें ड्रोन भी बेच रहा है अमेरिका, हम रशिया से सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करके आज भारत में आने की जो बात और प्रक्रिया हो रही है, उसमें कई हद तक जो प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में वो है। पर मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ 3-4 चीजें पूछना चाहता हूं। पहले तो मुझे बताइए कि क्या घुसपैठियों का अधिकार हमारे देश के संसाधनों पर होना चाहिए? मतलब भारत में अभी भी गरीब लोग, आप ही ये कहते हैं, पर ये कह रहे इमिग्रेंट्स को दे दिया तो क्या गलत किया? दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, हम अगर कहते हैं, देखिए नकारात्मकता कितनी है भारत में। मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, श्रेष्ठ भारत, वहां पे वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनका नारा क्या है? संविधान खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। अरे कुछ बनाओ, डेमोक्रेसी खत्म। तीसरी बात, इन्होंने अभी शुरुआत में बोला कि बहुत बड़ी राष्ट्रवादी चीज हो गई, हम लोगों ने कमला हैरिस के जीत पे जश्न नहीं मनाया। तो आप मुझे बताओ कि हिंदुओं को काटा जा रहा है बांग्लादेश में, और हिंदुओं पर जो हमला हुआ कनाडा में, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मोदी ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, राहुल गांधी चुप, लेफ्ट पार्टी चुप, और बाकी सब चुप। अब आप बताइए आपने क्यों नहीं बोला? अगर आपको कमला है कि ये मैनिपुलेशन के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया करेंगे डोनाल्ड, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। एक सेकंड, इस्लामोफोबिया करेंगे। ठीक है, ओके, 5 सेकंड। तस्लीम रहमानी, हमास आपके लिए इस्लाम है? नहीं, हमास के खिलाफ बोलना है, इनके लिए इस्लाम के खिलाफ बोलना है। हमास ने 7 अक्टूबर का इजराइल पर आतंकी हमला किया था, आप मानते हो? आतंकी हमला 1940 से इजराइल भी कर रहा है, सुनिए, दोनों कर रहे हैं। एक तरफा मत बोलिए आप। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, उसके पहले इजराइल ने 50 बार ऐसे हमले करे हैं, उसको भी करिए आप। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं? हम तो दोनों को गलत कहेंगे, आप भी दोनों को गलत कहिए। तो हमास एक को गलत क्यों कहते हैं? नहीं, इजराइल पे भी होनी चाहिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट। नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर नहीं बोला था कि रेडिकल इस्लाम की कोई जगह नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। ये उन्होंने अपनी एक अपने कथन में बोला था जब वो पहले प्रेसिडेंट थे। मैं तस्लीम रहमानी का रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी, जो बातें हो रही हैं और जो बात विवेक ने बोली, उसके क्या मायने हैं? तस्लीम रहमानी। देखिए, मुझे विवेक की जो यहाँ मौजूद है, मानी विवेक की बात के विवेक से पूछ लीजिए। जहां तक इस इलेक्शन के रिजल्ट का ताल्लुक है, मैं आपकी एक बात को मैं आपसे समझना चाहता हूं। जैसे आप विवेक की बात मुझसे समझना, मैं आपकी बात बराह रास्त आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को ताकत मिली है इस इलेक्शन से, तो आपका क्या मतलब है नेशनलिस्ट फोर्सेस से? पूरी दुनिया में जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं, क्या आप उन्हें एंटी नेशनल मानते हैं या रेडिकलाइज्ड जो राइट विंगर्स हैं, आप सिर्फ उनको नेशनलिस्ट मानते हैं? कौन सा नेशनलिज्म आप मानते हैं? आप रेडिकलिज्म को नेशनलिज्म मानते हैं? आप राइट विंग को नेशनलिज्म मानते हैं? तो क्या इस देश में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट और बीएसपी और ये सारी पार्टियां हैं, बहुत सिंपल टेस्ट है सर, इसका बहुत सिंपल टेस्ट है। वो सब एंटी नेशनल है। नहीं, बहुत सिंपल टेस्ट है। मैं तो ये अभी बहुत सिंपल सर, आपने क्योंकि पूछा, मैं आपको सिंपल टेस्ट। 10 सेकंड शहजाद, 10 सेकंड आप बोलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं। नहीं, मैंने शहजाद मैंने तो आपसे सिर्फ ये अभी राष्ट्र, आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो इसका जवाब इन्होंने। देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर आप ही को बोलना है, फिर आप ही को बोलना है सर, आप ही को बोलना है, उसके बाद आप ही को बोलना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हम बोलते हैं कि इंडिया के संसाधनों पर इंडियंस का अधिकार पहले, घुसपैठियों का अधिकार नहीं। ये नेशनलिज्म है या ये एंटी नेशनल है? घुसपैठी जो रोहिंग्या कहीं और से आता है, उसको अधिकार देना, ये नेशनलिज्म है आपके लिए? क्योंकि वो आपके धर्म से है। बेसिक सवाल पे वो आपके धर्म से है, तो रोहिंग्या को यहाँ पर क्या आपको लगता है ट्रंप के जीतने से ये इस्लामोफोबिया वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ेगा, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रंप के जीतने से? तस्लीम रहमानी, क्या रेडिकलाइजेशन को नेशनलिज्म कहते हैं? क्या ये देश रेडिकलाइजेशन को नेशनलिज्म मानेगा? मैं अपने देश की बात कर रहा हूं,
मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पर कि कमला हैरिस जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। उनकी पॉलिसी, जैसे अभी सुहेल ने बहुत सही कहा कि एक डीप स्टेट है जो अमेरिका को चलाता है, वहां डेमोक्रेट से रिपब्लिकन के radical कौन है? नहीं, उन्होंने ये बाइडेन के टर्म के लिए बोला, उन्होंने ट्रंप के टर्म के लिए नहीं बोला कि बाइडेन वाज नॉट रनिंग द गवर्नमेंट, वहां पे डीप स्टेट वाज रनिंग द गवर्नमेंट। ही डिड नॉट टेल, उन्होंने ये बात ट्रंप के लिए नहीं बोली। एक सेकंड, काउंटर पॉइंट है सोहेल से, क्या आपने ये ट्रंप के लिए बोला था? एक सेकंड, ही इज देयर, यू नहीं, ये यहां पर उनको कोट गलत किया जा रहा है ट्रंप सोहेल से भाई साहब को भी मालूम है कि ट्रंप की सेकंड टर्म शुरू नहीं हुई, तो मैं सेकंड टर्म के बारे में कैसे बात कर सकता था? फर्स्ट टर्म में मैं तो भविष्य, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं नहीं, तो मैंने बाइडेन के टर्म के बारे में कहा था कि द डीप स्टेट एंड बराक ओबामा वाज रनिंग द गवर्नमेंट, और मैं उसको मेंटेन करता हूं, चलाता है। अब भाई साहब ये एक नोन फैक्ट है, पॉलिसी नहीं बदलती है, स्ट्रेटेजी बदलती है, स्ट्रेटेजी बदलती है, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। एक आराम से थप्पड़ मारता है, एक जोर से थप्पड़ मारता है, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? आप बताइए, वेस्ट एशिया के लिए क्या पॉलिसी बदल जाएगी? जो ट्रंप की पॉलिसी वेस्ट एशिया पर पहले थी, जो वेस्ट एशिया के लिए ट्रंप की पॉलिसी थी, क्या वही डेमोक्रेट्स की पॉलिसी नहीं थी? क्या जो बाइडेन की वही पॉलिसी नहीं थी? वेस्ट एशिया के बारे में तो ट्रंप की पॉलिसी थी। भाई आपको ट्रंप से, आपने ट्रंप से मैंने बोला कि ट्रंप क्या करेगा? आपसे बात की है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका टर्म तो शुरू होने दीजिए, उसकी टर्म तो शुरू होने दीजिए। यही मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा मुझे फरक नहीं पड़ता कि वहां पर डेमोक्रेट जीते या रिपब्लिकन जीते, मेरे देश में क्या इम्पैक्ट बढ़िया है। तहसीन इज वेटिंग, तहसीन एक सेकंड, शहजाद I'll come back, ओके, तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है राष्ट्रवादी, नहीं, एक सेकंड, अब 10 सेकंड, अब भाई जो ये बड़ी तो पॉइंट, भाई बड़ी होने का अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हरियाणा आपको सम्मान भी करना चाहिए। मैंने इसलिए जलेबी उनके लिए भी लाया हूं, वो 10 सेकंड आपको दिए, बड़े ऐसा है, तस्लीम रहमानी ने एक बात जो काउच करके बोल दिया, हमने पकड़ी नहीं। उन्होंने बोला कि रेडिकलिज्म को नेशनलिज्म बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हिंदुओं के हक में बोलता है, ट्रंप बोलता है या मोदी बोलते हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे, तो वो रेडिकल। पर हिजबुल्लाह के लिए मैं छाती पीटूं, हमास के लिए छाती पीटूं, तो मैं सेक्युलर, और मैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बोलूं तो मैं रेडिकल नहीं। ये कौन सा तर्क है? ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बोलना रेडिकल, और ये हिजबुल्लाह बहुत सेक्युलर है। ये तहसीन पूनावाला और ये तहसीन पूनावाला, ये जो मैंने तो बात नहीं की, किसी मजहब की बात नहीं की। ओके, ये तहसीन पूनावाला, ये जो अमेरिकन इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, यूएसए इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, इसके मायने क्या है? क्या आपको लगता है नेशनल फोर्सेस को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी वर्ल्ड वाइड? थैंक यू अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मुझे समझ में नहीं आता, अभी जो मुहावरा इस्तेमाल हुआ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में बीजेपी को दीवानी हो रही है और उनके समर्थक और प्रवक्ता की दीवानी हो रहे हैं। अगर ट्रंप साहब नेशनलिस्ट है तो नेशनलिस्ट अमेरिका के लिए ना, और ट्रंप साहब के जो पॉलिसीज होगी उससे, जो उनकी विदेश नीति होगी, H1B पॉलिसीज होगी, वगैरह पॉलिसीज होगी, वो तो भारत के खिलाफ होगी, भारत पे प्रेशर डालेगी, मणिपुर पे वो प्रेशर डालेगी माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेन चीज है इस वक्त जो सबसे बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है, ट्रंप ने कहा था और ट्रंप एनकरेज कर रहे इजराइल को इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करना। ऑफ कोर्स ये इसलिए कर रहे क्योंकि वो जो एंटी मुस्लिमिक सेंटिमेंट बनाना चाहते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स थी। लेकिन अगर ये होता है और ईरान और ईरान रिटेलिएट करता है अपने मिसाइल्स के साथ इजराइल के ऊपर, हम पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। इससे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। ईरान भारत का दोस्त है, वेस्ट एशिया में हमारे स्टेक्स है, अभी ईरान ब्रिक्स का हिस्सा भी बन रहा है, वहां पे भी वो आया था। देयर इज एन इश्यू। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है, इट इज नॉट स्टेबल। सेकेंडली, अगर ट्रंप जो कह रहे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई वो इमीडिएटली रुका देंगे, इससे भारत का दोबारा से नुकसान होगा। क्योंकि अगर रशिया ने 18-20% यूक्रेन की जमीन दी है, इससे ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार होगा कि एक कंट्री ने उतनी जमीन ली है और उसके बाद वो जमीन के ऊपर बैठ रही है, तो वो चाइना को एम्बोल्डन करेगा। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है, ऑब्वियसली उसकी रेटरिक है, बट वो रेटरिक इज एंटी मुस्लिम, और ईरान पर अगर उन्होंने अटैक किया, एनकरेज किया अटैक करने से, इसकी वजह से ग्लोबल और वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में जो है काफी जवाब शहजाद ट्रंप इज एंटी मुस्लिम। एब्राहमिक अकॉर्ड्स कब साइन हुए थे? सबसे ज्यादा, एक सेकेंड बीच में नहीं सर,
सबसे ज्यादा अमेरिका ने अगर पीस डील साइन की है या करवाई है मिडिल ईस्ट, जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, उस वेस्ट एशिया में, तो वो ट्रंप साहब के जमाने में हुई है। इनफैक्ट इंडो यूएस यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर अब जो है वो एक मुमकिन जगह की ओर बढ़ेगा एज अ काउंटर टू OBOR, जिसके लिए गम में आंसू बहाएंगे बीजिंग वाले। तो मुझे लगता है तहसीन पूनावाला, और ये तो नैरेटिव आपने मोदी जी के खिलाफ भी लगाया है कि मोदी एंटी मुस्लिम है। सबसे बड़े दंगे कब हुए देश में? जब कांग्रेस की सरकार थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुसलमानों की कहां है? पश्चिम बंगाल में, जहां पर बीजेपी की सरकार कभी नहीं रही। सबसे अच्छी स्थिति कहां है? आप और मैं दोनों जाते हैं, गुजरात में है, जहां पे आपकी और मेरी जमात और समाज रहती है। तो मुझे लगता है कि ये एंटी मुस्लिम है, यही करते हैं। देखिए, हिटलर, मोदी हिटलर, ट्रंप हिटलर, मोदी के समर्थक जो है राक्षस, ट्रंप के समर्थक जो है गार्बेज। ये जो लेबलिंग करते हैं ना, ये सोरोस एजेंट्स, आज तहसीन पूनावाला, सोरोस के एजेंट्स, यूट्यूबर्स और इस प्रकार के सारे मंडली और कुछ ये इस प्रकार के भी लोग, लेफ्टिस्ट, ये सारे लोग बहुत गम में आज सोरोस की एज क्या है? सोरोस की एज क्या है मुझे क्या पता। जॉर्ज सोरोस की एज है 95 साल। और उसको सिर्फ हवा बना करके शहजाद पूनावाला रोज परोसते हैं, जॉर्ज सोरोस आ गया, जॉर्ज सोरोस आ गया। ये सोरोस कैपिटल से कितना पसंद है? 95-year-old मैन ऑफ whom the बीजेपी और ये शहजाद पूनावाला रोड डरते हैं। आपको सोरोस अच्छा लगता है? नहीं, वो है ही नहीं, ही इज नॉट एन एंटिटी। वो उतना सशक्त नहीं है कि कुछ कर पाए। ये दिखा के लोगों को डराना बंद करिए। ट्रंप एक इस्लामोफोब है, वो दुनिया के अंदर एक काला अध्याय लाएगा और वायलेंस होगी, हमें उससे बचना है। और हमारे देश के लिए ठीक कर रहे हैं। मतलब कमाल है, ये बात तो मोदी के लिए भी आपने बोली। 10 साल क्या 20 साल से आपने मोदी के लिए बोली, 2002 से आपने बोली। भाई पोलराइजेशन तो हुआ ना में भी। आपने कहा आपने कहा कैसे सॉल्व करेंगे? पैलेस्टीन की प्रॉब्लम कैसे है? इसलिए इस्लामोफोबिया कैसे है जी, वो एंटी मुस्लिम कैसे है? 3 पॉइंट में बताइए। उसने अपने सारे इलेक्शन कैंपेन में इस्लामिक टेरर जानबूझ करके बोला है। उसने जानबूझ करके फिर डेमोक्रेटिक वोट्स को लेने के लिए हिंदूज के वहां पे उसने जुमले फेंके हैं, जबकि टोटल एंटी इंडिया हिंदुओं को टारगेट किया जाए, कनाडा में हिंदुओं को टारगेट किया जाए, जुमला है। लेकिन फैक्ट नहीं, फैक्ट है तो इलेक्शन के बाद वो फॉलो करेगा। हाँ, एक तरफ आप इंडियन को वीजास नहीं देना चाहते, इंडियन बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंटी इंडिया। ओके, शहजाद में आकर क्या बोले जाते हैं? जो कनाडा में हिंदुओं पर हमला, वो तो मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, खालिस्तानियों ने किया। वो एंटी मुस्लिम कैसे? पॉइंट नंबर 2, ओबामा साहब ने मुस्लिम देशों पे कितने बॉम्ब ड्रॉप किए और ट्रंप ने कितने के? आंकड़े बताओ। हम तो हैं ही एंटी अमेरिका, लेकिन ट्रंप, अरे ओबामा ने 10 गुना ज्यादा बॉम्ब छोड़े। सुनिए, ड्रोन बॉम्ब, सारे बॉम्ब छोड़े, तब ओबामा तो अच्छा था। एक तस्लीम रहमानी और तहसीन वेट कर रहे हैं, आप स्टूडियो में होने का नाजायज। ओके, तहसीन काउंटर पॉइंट, तहसीन काउंटर पॉइंट। ये क्यों इस्लामोफोबिया बोला जा रहा है? देखिए, मतलब कुल मिलाकर इफ ट्रंप इज सेइंग कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, कनाडा में जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ये गलत है, तो वो इस्लामोफोब है। वही बात देश की विपक्ष भी बोल रही है। और एक्चुअली ट्रंप ने कुछ एक्शन लिए, वर्तमान जो सरकार है हमारी भारत में, उन्होंने कुछ नहीं किया। अटैक्स हो रहे, वो बताती है कि उनको वो निर्भर है ट्रंप साहब के ऊपर और फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर, खुद कुछ नहीं कर सकती है हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप की नेशनलिस्ट पॉलिसीज होगी प्रोटेक्शनिज्म, और प्रोटेक्शनिज्म से भारत को नुकसान होगा अगर अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट होगा। पहली बात, मणिपुर को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाले। याद रखना कि बांग्लादेश में रेजिम चेंज अमेरिका ने करवाया था। अब वो जो रेजिम चेंज अमेरिका के अंदर हुआ है, उससे लेकर भारत के ऊपर सवाल उठेंगे। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, आप जो भी टर्म कीजिए, मैं भी वेस्ट एशिया ही कह रहा था, मैं मिडिल ईस्ट ऑडियंस के लिए कह रहा था। वेस्ट एशिया में जो ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ट्रंप ने बढ़ावा दिया। ठीक है, मैं बार-बार हो रहा है क्योंकि सोहेल सेठ के पास में को जाना पड़ेगा। सोहेल सेठ, ये जो बात एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, बीट तहसीन पूनावाला, बीट विवेक जी, बीट तस्लीम रहमानी, इस्लामोफोबिया, और कहा जा रहा है कि एंटी इस्लाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये जो टाइपकास्ट किया जा रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? अब आप देखिए, जो भी लीडर्स, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, उन्हें कोई ना कोई एंटी सोब्रिकेट दिया ही जाता है। अब आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए, उसको आपने एंटी इस्लामिक बोल दिया है, कियर स्टारमर को आपने एंटी इस्लामिक बोल दिया है, मोदी जी को तो आपने बार बार बोला है 20 साल से। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब आइडेंटिफाई होती है, तो लोग इजी वे आउट लेते हैं, बोलते नहीं भाई ये एंटी इस्लाम है। आप मुझे कहिए
अगर नरेंद्र मोदी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ट्रिपल तलाक किसने अबॉलिश किया, किसके टर्म में हुआ? नरेंद्र मोदी के। वही ट्रिपल तलाक जो शाह बानो की वजह से राजीव गांधी ने रीइंस्टेट किया था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इवन व्हेन सुप्रीम कोर्ट हैड थ्रोन इट। नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि wherever there is incidents, आप सुहेल जी, आप अमेरिका के मैंने आपको इंटरप्ट किया, ये बार-बार मिस्टर रहमानी, मैं आपको टर्न दूंगा आप बोलने के लिए। पहले सोहेल अपनी बात को 30 सेकंड्स में क्लोज कर ले, देन यू कम एंड मेक योर पॉइंट। ओके, सोहेल सेड ऑन स्क्रीन एंड तस्लीम रहमानी ऑन स्क्रीन। तस्लीम रहमानी 30 सेकंड के लिए शांत रहिए। अब आपने ट्रूडो को बोल दिया वो एंटी हिंदू है, इसी को आपने ये मिस्टर रहमानी को बोल दिया ये एंटी फ्री स्पीच है क्योंकि लोग को इंटरप्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोगों को ऐसे सौबरके दे देंगे और वो चलेगा। ट्रंप हैज टू डिफेंड अमेरिका। अगर उसके मन में ये है कि देयर आर सर्टेन इस्लामिक एलिमेंट्स, एंड आई डू नॉट अग्री विद द वर्ड इस्लामिक, टू क्रिएट टू टार्निश एन एंटायर कम्युनिटी इज अनफेयर। पर लोग कह रहे हैं, अब भाई आप देखिए डिक चेनी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या कहा था आफ्टर 9/11? दे कॉइन्ड द फ्रेज इस्लामिक टेरर। ये चिदम्बरम ने हिंदू टेरर कॉइन किया था। चिदम्बरम और ये थोड़ी मतलब है कि हर हिंदू टेररिस्ट। सुशील कुमार शिंदे, फॉर्मर होम मिनिस्टर, कॉइन करने दीजिए जिनको ना, कश्मीर में जाने से डर लगता था। ही सेड ऑन रिकॉर्ड। ओके, तस्लीम रहमानी मेक योर पॉइंट नाउ। तस्लीम रहमानी मेक योर पॉइंट, 50 सेकंड्स। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को अमेरिका में कौन सदर बनता है उससे भारत को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में भारत का क्या स्टैंड होगा। अदरवाइज उनका मुल्क है, उनका प्रेसिडेंट है, वो जाने। हम तो अपने मुल्क में हम जहनी तौर पर और फिजिकली हम आजाद हो चुके हैं 1947 में। ना जहनी तौर पर किसी अमेरिका के या यूरोप के गुलाम है, ना जिस्मानी तौर पर गुलाम है। इसलिए इसका ना सेलिब्रेशन जैसे दूसरे मुल्कों में इलेक्शन होता है, ऐसे अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ है। हमारा सिर्फ ये देख रहा है कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन अब आके थोड़े बेटर होने शुरू हुए थे, जो डेंग चौक से ये यहाँ इससे फोर्सेस का जो गश्त का मामला अभी तय हुआ था, थोड़ी सी चीजें हमारी बेहतर हुई थी। क्या वो रिवर्स हो जाएंगी? ये हमारे लिए सोचने की बात इस मौके पर है। और क्या जो पॉलिसीज प्रो अमेरिकन होने की वजह से जो एक नैरेटिव है कि इंडिया में ही तो बोला जा रहा है, इंडिया में ही तो बोला जा रहा है कि ट्रंप इज एंटी इस्लाम, बार-बार बोला जा रहा है। इंडिया में आपके सामने विवेक ने बोला, आपके सामने तहसीन ने बोला। मैं तो अच्छा, आप अगर इस्लाम पे बात करना चाहते तो मैं इस्लाम पे बात करूं। मुझे मैं भारत पे बात करना चाहता हूं, आप मुझे इस्लाम की तरफ मोड़ के ले जाना चाहते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन व्हाई ये नैरेटिव बिल्ड क्यों किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इंटरनल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट होगा ये हमें डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुशी में बगले बजाने लगे कि वहां फला हार गया और फला जीत गया। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि देश की खुशी में नहीं, दुख में हो रहा है। शहजाद ये नहीं होगी। शहजाद ओके यू 1 मिनट 20 सेकंड्स डन। ओके शहजाद, तस्लीम रहमानी जी ने कितनी सुंदर बात की कि अमेरिका में कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा केवल रिश्ता इतना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तस्लीम जी, फिर गाजा के लिए हजारों ट्वीट क्यों आ गए? मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं। हिजबुल्ला और हसन नसरल्ला के लिए मातम क्यों मनाए जा रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे नहीं होने चाहिए तो अमीश देवगन आपको आज 6 तारीख को शो पे तब आप बोलेंगे, तब आप बोलेंगे। उससे पहले अब देखिए आप फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दिया। ये शाब्दिक पत्थरबाजी क्यों मेरे बीच में? मतलब ये इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शहजाद को बोलने दीजिए। तकलीफ हो रही है केरला में, हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट तक बोल रही है, गवर्नमेंट के ट्यूटर है, प्राइम मिनिस्टर के ट्यूटर है। सर देखिए यही करके इंटरप्ट करके मेरी बात कनाडा का हिंदू है, मेरी बात पूरी होना दीजिए। बोलिए शहजाद बोलिए। ओके, ऑडियोज डाउन। ओके तस्लीम रहमानी 30 सेकंड ओके 20 सेकंड। शहजाद, अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब अगर फॉरेन पॉलिसी, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है पैलेस्टाइन इजराइल को लेकर। हम इजराइल के आतंक, जो उस पर आतंकी हमला हुआ है उसको कंडेम करते हैं, पर फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जाकर हमास के समर्थन में लोग उतरे, उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं बोला कि फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ था? गुड पॉइंट। अभी तस्लीम रहमानी एक सेकंड। तस्लीम रहमानी, हियर माय क्वेश्चन फॉर 20 सेकंड देन यू टेक 40 सेकंड। ऑडियो डाउन। ओके तस्लीम रहमानी, अभी आप कह रहे थे, अभी आप हाय तौबा मचा रहे थे कि अमीश देवगन आप मुझे चाहते हैं कि मैं एंटी इस्लाम पे बात करूं। मैं आपसे और मैं तो इंडिया पे बात करना चाहता हूं। ये तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। तो मुझे बताइए, गाजा में जो हुआ वो भी तो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा था, उस पर तो आप हाय तौबा मचा रहे थे। मुझे खींचना कमाल की बात है। आइए फिर फलस्तीन पे बात कर लेते हैं। कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है?
कौन कहता है? अमेरिका कहता है। और जो अमेरिका के जहरी गुलाम है वो कहते हैं, जो अमेरिका के जहरी गुलाम है वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस टेररिस्ट नहीं है। कहती। एक सेकंड सर नहीं है, बताइए कौन, कहां से है, बताइए कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ने कहा जो अमेरिका के जहरी गुलाम है और अमेरिका वही कहता है। जी अमीसी मेरी बात ओके तहसीन भी वेट कर रहे हैं। ओके मेक योर पॉइंट। हमास ने छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर मारा, हमास ने निर्दोष महिलाओं का बलात्कार किया और निर्दोष लोगों को मारा। नहीं, ये इजराइल कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब इजराइल के मासूम लोग मारे जा सकते हैं। तो आप दोनों को गलत बोलिए, एक को मत बोलिए। दोनों हमास की पैरवी कर रहे हैं। आप सिर्फ हमास पे मत उठाइए, आप दोनों पे उठाइए। आप बोलिए इजराइल भी गलत है, हमास भी गलत है। अगर इजराइल, अभी आप लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। अभी आप पूरे देश को लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। फॉरेन पॉलिसी में और पानी पी के ट्रंप को आप टाइपकास्ट कर रहे हैं कि ट्रंप फलाना है, ट्रंप ढिमकाना है। आते ही दुखी थे विवेक श्रीवास्तव, और आते ही इन्होंने बोला कि वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तक पता नहीं ट्रंप क्या करेगा, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि इन्हें ट्रंप पसंद नहीं है। इन्होंने बोला आई हेट ट्रंप, आपने बोला I hate Trump and there is, Do you hate Hamas? Do you hate Hamas? I hate Israel right now. हमास को नहीं। अरे भाई Israel is a terrorist state. मतलब Israel is a terrorist state. अगर You हमास hate को- Trump? हमास का You hate आतंकवाद Trump, गलत but है। you love Hamas. सुन लीजिए, हमास का हमास आतंकवाद का गलत love है आपका? हमास का Okay, आतंकवाद तहसीन, गलत है, तहसीन, लेकिन इजराइल भी टेररिस्ट स्टेट है। दोनों को बोलिए ना, आप सिर्फ एक को सिंगल आउट क्यों करते हैं? गलती यहां पर है। ओके सिर्फ हमास को बुरा कहेंगे, इजराइल को क्यों नहीं कहेंगे भाई? जी तहसीन पूनावाला है डिबेट। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी हैव टू कंडेम देम। वी कैन नॉट स्टैंड हियर एंड से कि हमास एक फ्रीडम फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा है, महिलाओं का रेप किया है। भारत की पॉलिसी गाजा के प्रति है, हमारी पॉलिसी पैलेस्टाइन के लिए, वी स्टैंड फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, बट हमास और हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओके तहसीन कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड। तस्लीम रहमानी वहां से चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे कौन से देशों ने उनको टेररिस्ट लेकिन देखिए ऑर्गेनाइजेशन कहा है? सिर्फ अमेरिका और उसकी लॉबी ने कहा है। तस्लीम रहमानी शांत हो जाइए। ओके मैं सीधा चल सकता हूं। मेरे साथ पलकी शर्मा उपाध्याय हैं, माय कलीग एंड फर्स्ट पोस्ट मैनेजिंग एडिटर। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। पलकी, स्ट्रेट क्वेश्चन, सीधा सवाल है आपसे। अमेरिका में जिस तरह का ये मैंडेट आया है, क्या इसका अंदेशा लगाया जा रहा था और इसके मायने क्या हैं? पहली बात तो अंदेशा लगाने की जो बात आपने कही, अमेरिकन मीडिया और जो ओपिनियन पोल्स थे सब ने कहा कि ये बहुत क्लोज रेस होगी, मुकाबला टक्कर का है। पर जिस तरह से रिजल्ट्स आए, जो 7 स्विंग स्टेट्स थे, इसके बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए, तो उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स का भी और अमेरिकन मीडिया का जो कैलकुलेशन है वो गलत था। और ये हमने दुनिया भर में देखा है, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स शायद पल्स नहीं पकड़ पाते हैं लोगों की, तो इतना क्लोज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम 300 पार की बात कर रही है और शायद वो उन नंबर्स को ले आए। पेंसिल्वेनिया जो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट था, उसको जीतने के बाद ट्रंप ने वेट नहीं किया कि कोई और इलेक्शन को डिक्लेयर करे, वो खुद जाके उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं और हम अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। इसके साथ साथ जो और चुनाव हुए अमीश, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं था, सेनेट में 34 सीटों के लिए चुनाव था, पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 400 से ज्यादा उनका जो लोअर हाउस है उसका भी चुनाव था, गवर्नर्स का चुनाव था। तो एक स्वीपिंग मैंडेट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इसका मतलब ये है कि काफी ताकत है उनके पास। लेजिस्लेटिव बॉडीज अब रिपब्लिकन पार्टी के साथ होंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते आए हैं कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, हम बॉर्डर को सील कर देंगे, हम इमिग्रेंट्स को बाहर भेज देंगे, अगर वो चाहें तो वो ये सब अब कर पाएंगे। कुछ लीगल चैलेंजेस शायद वर्ल्ड ऑर्डर में काफी है। ये बल्कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक डिबेट छिड़ गई है। अभी हमारे यहाँ भी यही डिबेट हो रही थी कि एक तरह से राइट विंग राइज है अराउंड द वर्ल्ड, और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, नेशनलिस्ट सरकारें हैं, उनको ट्रंप की इस जीत से एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हाउ डू यू सी दैट, सिंस यू कवर, यू ट्रैक फॉरेन पॉलिसी एंड एवरीथिंग?
जी, मेरा ये मानना है कि राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, सरकारें तब साथ काम करती हैं जब आपका नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ मिलता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये चौथे राष्ट्रपति होंगे जिनके साथ वो काम करेंगे। पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप थे, फिर बाइडेन थे और फिर से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। और सभी के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है क्योंकि बाय पार्टिसन सपोर्ट है इंडिया को, और दोनों देशों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, हमारे साथ काम करेंगे। हाँ, कुछ जगह जैसे यूक्रेन में है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आज काफ़ी चिंतित होंगे क्योंकि पता नहीं है उनको कि अब अमेरिका से पैसा आएगा कि नहीं। नेतन्याहू काफ़ी उत्साहित हैं इस विक्ट्री को लेके क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उनके पर्सनल इक्वेशंस हैं। तो हाँ, राइट विंग का राइज आप देख सकते हैं, पर यूके में लेफ्ट विंग सरकार, अभी लेबर पार्टी की सरकार आई है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका में हमने कहा डेमोक्रेसी खतरे में है, अबॉर्शन राइट्स हैं, ट्रांस राइट्स हैं, लैटिनोज के राइट्स हैं, बॉर्डर। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उभर के आया है वो है इकोनॉमी। लोगों का मानना है कि अगर हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं तो बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। अगर हमारी महंगाई बढ़ रही है तो आप यूक्रेन में अरबों डॉलर जो लगा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारा पैसा वहाँ क्यों जा रहा है, ऐसा एक आम वोटर सोचता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूके में हो। और ये जो इलेक्शन रिजल्ट है ये वही दर्शाता है। ट्रंप की जीत का बड़ा ट्रम्प कार्ड इकोनॉमी रहा या कुछ और मुद्दा भी रहा, जो इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है अक्रॉस? सबसे बड़ा, अगर आप अगर एग्जिट पोल्स देखें, जो लोग आए हैं और उन्होंने कहा कि किस मुद्दे पे उन्होंने वोट किया, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में इकोनॉमी था। दूसरा बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन। जो सदर्न बॉर्डर है अमेरिका का वो खुला है और बाइडेन के कार्यकाल में इतने सारे अवैध इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए हैं और अमेरिकन लोगों को लगता है कि वो हमारी नौकरी ले लेते हैं, वो हमारा पैसा लेते हैं। ये एक सेंटिमेंट है, फैक्चुअली करेक्ट है नहीं करेक्ट है उस पर आप बहस कर सकते हैं, पर लोगों ने इस मुद्दे पे वोट किया है। कमला हैरिस के मुद्दे कुछ और थे, उन्होंने बहुत सारी शायद गलतियां की, उन्होंने समझा नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, तो उनकी हार काफी बड़ी रही है। जो एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा वो हार गई है। बड़ी हार है, और पिछले चुनाव में कोई दो राय नहीं है। बाइडेन ने इंडियंस का जो वोट है और पॉपुलर वोट जो इंडियंस का है वो ट्रंप के साथ गया है जैसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है, और उसका बड़ा रीजन क्या रहा हिंदुस्तानियों का वोट का? मेरे पास वो एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं है कि इंडियन अमेरिकन ने किसको वोट किया है। ट्रेडिशनली इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट सपोर्टर्स रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उनका रुझान रिपब्लिकन्स की तरफ रहा है। इस चुनाव में इंडियन अमेरिकन के लिए भी इमिग्रेशन बड़ा मुद्दा था अमीश, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर भारतीय लीगल इमिग्रेंट्स हैं। उन्होंने सालों वेट किया है अपने पेपर्स को फाइनलाइज होने में, सिटीजनशिप लेने में, और हमने काफ़ी लोगों से बात की और उनका कहना था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं वो वही राइट्स ले लेते हैं जो हमने सालों मेहनत करके लिए हैं। तो उनको भी लगता है कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो डेटा अभी आना बाकी है, पर ये सेफली कहा जा सकता है कि ना सिर्फ इंडियन अमेरिकन, जो और माइनॉरिटीज आप देखते हैं, महिलाएं, पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में ज्यादा महिलाओं ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। लैटिनो वोटर्स पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उन्होंने ज्यादा, सो द कलर वोट हैज आल्सो गॉन टू ट्रंप, और ये बहुत बड़ा संदेश है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। चाइना ने एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि ये अमेरिका का इंटरनल मैटर है, जिस तरह से ट्रंप की वहां पर जीत हुई है। हाउ डू यू सी इट? एंड सेकेंडली, भारत के लिए ट्रंप का जीतना कितना महत्वपूर्ण है? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? तो पहली बात हम चाइना की करते हैं। चाइना इज अमंग द टॉप इश्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में उठाया था, और उन्होंने बार बार कहा है कि हम टैरिफ्स इंपोज करेंगे, हम टैक्स लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पे 60% तक, और ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। ये चाइना के बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। तो जब इलेक्शन रिजल्ट आए, एक इंडिकेटर होता है मार्केट्स। आप देखेंगे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट ऊपर हैं, पर चाइना में जो हांगकांग का मार्केट है वो नीचे गिरा हुआ है 2%। तो चाइना को काफ़ी चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपनी कैंपेन रेटोरिक को पॉलिसी बना दिया तो उनके बिजनेस का क्या होगा। चाइना चिंतित है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ठीक ठाक आपस में काम कर पाएँ, बट आई एम श्योर इन बीजिंग आज थोड़ा टेंशन होगी। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, दोनों तरफ से हमारे संबंध अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल केमिस्ट्री हमने देखी थी हाउडी मोदी इवेंट में, फिर हमने देखी थी अहमदाबाद की रैली में। सो वी नो हु द पर्सन इज। हमने ट्रंप के साथ
नई दिल्ली ने काम किया है 4 साल, और अगर कुछ मुद्दे हैं टैरिफ्स को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े मुद्दे हैं कि जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है वो डीरेल हो। ट्रंप का जो रवैया है पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके, वो भी भारत के लिए पॉजिटिव। जी जी, शुक्रिया पलकी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। ऑल आइज ऑन राफा। कुछ वक्त पहले आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा जरूर होगा। सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि राफा कहां है, क्या है और क्यों वाकई ट्रेंड कर रहा था? शायद अधिकतर भारतीयों को इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी और युवा पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं होगी। राफा फिलिस्तीन की वो जगह है जहां इजराइल ने बमबारी में भारी तबाही करी थी। वहां काफी लोग मारे गए थे और भारत में इस पर दुख जताया जा रहा था। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा हैशटैग देखा जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक जो हुआ यानी उसका समर्थन किसी ने किया हो? क्या आपने कनाडा के हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई सोशल मीडिया ट्रेंड देखा? किसी बड़े नेता या अभिनेता तक का लंबे लंबे सोशल मीडिया पोस्ट देखे? शायद जवाब है बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि हुए नहीं है। हालांकि सत्य और तथ्य यह है कि जब ऑल आइज ऑन राफा का कैंपेन चल रहा था उस वक्त भारत में कई बड़े नेताओं ने पोस्ट किया था, लेकिन उस शहर से भारत का कोई लेना देना नहीं था और ना ही वहां रहने वाले लोग भारतीय थे, ना हिंदुस्तानी थे और ना ही मरने वालों लोगों का भारत से कोई संबंध था। उस शहर पर हुई बमबारी के खिलाफ आवाज इंसानियत के नाम पर उठाई जा रही थी। लेकिन बांग्लादेश और कनाडा में जिन हिंदुओं को मारा और पीटा जा रहा है वो हमारे लोग हैं, उनकी जड़ें भारत से हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। शायद बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है उसमें इंसानियत कहीं बीच पे नहीं आ रही है, लेकिन राफा पे बीच में आ रही थी। ये शर्मनाक है। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही।